वॉलेटाइल मार्केट को आप कैसे हैंडल करते हैं? आप टीवी बंद कर दो। एंड व्हाट आर आईपीओज? 3-4 अलग अलग एसेट क्लास टाइप में इन्वेस्ट करता है, तो बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ फंड्स होते हैं विच इज़ अ बेसिकली। बिग थोड़ा मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है लोगों हाँ, को। और लोगों को बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत है। बट हाँ, अगर ऐसा है कि आपने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर ली कुछ जल्दीबाजी में, और उसमें आपने सोचा था आप जल्दी पैसा बनाएंगे और सडनली कुछ चेंज हो गया मार्केट में, बहुत वॉलेटाइल हो गया, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू कट योर लॉसेस फास्ट। आज हम फिर मिलेंगे उनसे जिनका लास्ट पॉडकास्ट बहुत ही पॉपुलर रहा, जिन्होंने हमें बहुत सारी इंसाइट्स दी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में, प्रॉपर्टी, लग्जरी कार्स के बारे में। और आज हम उनसे फिर मिलने वाले हैं और जानेंगे बहुत सारे मार्केट के रहस्य, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट के बारे में। सो लेट्स वेलकम once again Shagun Khosla. Hi, thank Hello you. Shagun, welcome to my pod talk once again. Thank you. I think last time we had quite a broad-based discussion, but I think this time we'll probably focus more on The details. the details. Yeah. तो आज हम थोड़ा और डेप्थ में बात करेंगे कंपेयर टू जो हमने लास्ट टाइम बातें की थी। हाँ, तो आप बताइए म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली होते कहाँ क्या हैं और किस तरह की म्यूचुअल फंड्स होते हैं? so mutual funds basically पूल्ड इन्वेस्टमेंट होती है। ओके तो जिसमें आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपनी पूंजी लगाते हैं, ओके लाइक कोई 1000, कोई 5000, कोई लाखों में, कोई करोड़ों में भी लगाता है, एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। सो इफेक्टिवली वो ट्रस्ट वो पूरा पूल ऑफ मनी कलेक्ट करता है, एंड देन देर इज़ अ फंड मैनेजर, देर इज़ अ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी विच इज़ कॉल्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ओके विच इज़ जनरली जो हम बोलते हैं HDFC म्यूचुअल फंड या ICICI म्यूचुअल फंड, दीज आर ऑल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। सो दे असाइन अ फंड मैनेजर, और वो जो पूल ऑफ मनी होता है वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन से स्टॉक में लगाना है पैसा, अच्छा या मार्केट के जो उतार चढ़ाव जो होते हैं और स्टॉक प्राइसेस बेसिस, उनके बेसिस पे दे बाय एंड सेल स्टॉक्स। तो इट्स द मोस्ट ईजिएस्ट वे Okay. फॉर समवन टू इन्वेस्ट मनी, एंड इट्स ऑल्सो वेरी टैक्स एफिशिएंट। ओके तो बहुत ही सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आप और मैं अगर पर्सनली इन्वेस्ट करें तो हम कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमें एक इंसिडेंस ऑफ टैक्स आता है, विच इज़ आइदर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, या फिर लॉस आता है। तो लेट्स से अगर हम स्टॉक खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, अगर रेगुलर हम कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 3-4-5 ईयर्स, तो जितनी बार आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उतनी बार आपको टैक्स लगता है। बट इन म्यूचुअल फंड जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको, जब तक आप बेच नहीं रहे हो, लेट्स से आपने 3-4 साल 5 साल रखा है, वो फंड मैनेजर जो खरीद रहा है, बेच रहा है, उस पर कोई इंसिडेंस ऑफ टैक्स नहीं है। अच्छा सो दैट इज़ अ बिग सेविंग फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर। अच्छा तो वो स्टॉक खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं इंटरनली, वो पूल ऑफ मनी से जो उन्होंने कलेक्ट किया है, बट आपका टैक्सेशन उस पर नहीं है। तो दैट्स अ बिग टैक्स एडवांटेज, एंड इट्स अ बिग प्लस फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आज लोग स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड से जब कंपेयर करते हैं, ये पॉइंट लोग मिस कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप जनरली देखोगे, लोग पहली बात है 5-10 साल के लिए कोई एक सिंगल स्टॉक में इतना पेशेंस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। Okay. जनरली जो टाइम होराइजन है लोगों का, वो 12 महीने, 18 महीने, मैक्सिमम 3 साल में लोग स्टॉक चेंज कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि आपको टैक्स भरना ही पड़ता है अगर आप गेन में हैं तो, और फिर आप री इन्वेस्ट करते हैं कहीं और ज़रूरी नहीं है वो उतना तेज़ चले, नहीं चले वो स्टॉक या जो भी है। तो इट्स अ पेनफुल एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्ग टर्म थिंग। तो आई थिंक वन हैज़ टू फिगर आउट कि कितना म्यूचुअल फंड में डालना है और कितना पर्सनली करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट डेफिनेटली म्यूचुअल फंड एज अ व्हीकल इज़ अ पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल,
एंड उस सर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं, एक टीम होती है, उनकी रिसर्च टीम होती है, और वो लोग मार्केट के उतार चढ़ाव के बेसिस पे, स्टॉक के प्राइस के बेसिस पे, बिजनेस की ग्रोथ के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। और किस तरह की म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं मार्केट में? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। बहुत तरह के म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है मार्केट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरह के कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड की। राइट। जैसे लार्ज कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया, ये तो बहुत बेसिक 3 कैटेगरी है। ठीक है। बट उसके अलावा देर इज़ लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, अच्छा देन देर इज़ वैल्यू फंड्स, अच्छा। देन देर इज़ फोकस फंड्स, ओके। then there is index funds, Right. then there are thematic funds, ओके। which are जैसे फार्मास्यूटिकल का थीमेटिक फंड है, या फाइनेंशियल एंड बैंकिंग रिलेटेड फंड्स हैं, या डिफेंस के आजकल फंड हैं, मैन्युफैक्चरिंग के फंड हैं। ओके। तो सो अगर कैटेगराइज करें हम, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये बहुत ही बेसिक 3 ब्रॉड कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसके अलावा सेक्टर फंड्स काफ़ी आजकल फ्लेवर में हैं, और वैल्यू फंड है, फोकस फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं। बट एक इन्वेस्टर क्या करे इतने सारे कैटेगरीज में, Correct. क्योंकि ये सारी कैटेगरीज में 10-10, 20-20 और फंड है। हाँ, डेट फंड्स भी होते हैं आई थिंक। मतलब और डेट तक तो मैं अभी तक बात ही नहीं किया। तो डेट फंड में भी कैटेगरीज हैं। ओके। तो उसमें लिक्विड फंड है, मनी मार्केट फंड है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, देन मीडियम टर्म फंड है, देन लॉन्ग टर्म फंड है, देन Okay. कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, देन गिल्ट फंड्स हैं। ओके। तो इतनी कैटेगरीज डेट में भी है। अच्छा। और डेट थोड़ा इजी है टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो आपका जो इन्वेस्टमेंट टेन्योर है, उस बेसिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट एलोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। टू एन एक्सटेंट डेट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहा फॉर इन्वेस्टर्स। ओके। सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरीज जो इक्विटी में है वही है। बैलेंस फंड एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जो मैंने नहीं बताया, बट बैलेंस फंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और मोस्टली सारे जो बैंक चैनल्स हैं, जो बैंक्स में लोग काम करते हैं, या ब्रांच में अगर आप कभी जाओगे तो वो बोलेंगे कि सर आप एफडी कर लो या बैलेंस फंड ले लो। ऐसा बहुत हुआ है। तो बहुत बैलेंस फंड्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं। बैलेंस फंड का एक चीज़ अच्छा है कि 65% of the money is in equity market, Okay. and around 35% is in debt market. अच्छा। So it's a blend of both the worlds. Both. अच्छा। But taxation wise, it is given equity taxation because 65% से ऊपर अगर वो फंड में अगर इक्विटी है तो वो इक्विटी टैक्सेशन आता है। अच्छा। देन आजकल एक और नई एसेट क्लास है, मल्टी एसेट क्लास। अच्छा। तो मल्टी एसेट फंड्स जो हैं, और उसमें आप उसमें इक्विटी, डेट, गोल्ड, ये भी, और ऑफशोर भी थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे करके डिफरेंट एसेट क्लास में वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो उससे ये हो जाता है कि आपकी रिस्क कम हो जाती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कभी इक्विटी मार्केट चलता है तो डेट मार्केट कुछ नहीं कर रहा। अच्छा। कभी इक्विटी मार्केट गिरता है तो गोल्ड अच्छा करने लग जाता है, डेट अच्छा करने लग जाता है। अच्छा। तो मल्टी एसेट फंड्स जो होते हैं वो जनरली बहुत सा, सो यू डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। हाँ। तो वो मल्टी एसेट फंड, वो फंड वैसे इन्वेस्ट करता है कि वो 3-4 अलग अलग एसेट क्लास टाइप में इन्वेस्ट करता है। तो बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ फंड्स होते हैं विच इज़ अ बिग थोड़ा मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है लोगों हाँ, को। और लोगों को बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत है, या फिर किसी मैनेजर की ज़रूरत है टू हेल्प देम तो आई फाइंड थिंक कहीं ना कहीं यू हैव टू कट द क्लटर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत सारे कैटेगरीज में इन्वेस्ट करने के, ऑब्वियसली व्हाट इज़ रेलेवेंट, तो भी 8 फंड से ऊपर नहीं होने चाहिए। अच्छा। 8 म्यूचुअल फंड। अच्छा। क्योंकि हर म्यूचुअल फंड 50 से 60 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप ओवरलैप भी देखें तो आप मोर और लेस मेजॉरिटी ऑफ द रेलेवेंट मार्केट आप कैप्चर कर लोगे अगर आप 6-8 फंड में डालोगे। अच्छा। तो मिनिमम टू मिनिमम 3-4 फंड तो मतलब is ये good आप enough, बोल रहे हैं और इक्विटी outer limit फंड्स के 8 बारे is, में? हाँ, इक्विटी में मैं बोल रहा हूँ। या ठीक है। एंड व्हाट आर आईपीओज?
सो आईपीओज जो हैं वो बेसिकली दीज आर जैसे कंपनी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसे स्टॉक मार्केट या पब्लिक मार्केट से पैसा इकट्ठा करके उसके शेयर पब्लिक तक पहुंचाने हैं। ओके। तो जब तक वो प्राइवेटली हेल्ड है तो उसमें आइदर प्रमोटर का पैसा लगा है और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर या लार्ज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ही हैं, लेकिन एक आम जनता इन्वेस्ट नहीं कर पाती अच्छा। उन सब में। तो वो उसका अपॉर्चुनिटी आपको आईपीओ के थ्रू ही आता है। तो जैसे कि बहुत ब्लॉकबस्टर आईपीओज आए हैं हमारे इंडियन मार्केट में रिसेंटली भी, जैसे एक सोलर कंपनी आई वारी एनर्जीज। ओके। सो देन बजाज का एक होम फाइनेंस बिजनेस का लिस्टिंग हुआ। तो ये सारी कंपनीज जैसे एक टाइम पे डीमार्ट का लिस्टिंग हुआ था, तो ये काफ़ी अच्छे पेडिग्री की कंपनीज होती हैं, और जब ये मार्केट में आती हैं तो निवेशकों को बेसिकली मौका मिलता है टू पार्टिसिपेट इन दोस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो आप जब शेयर होल्डर बनते हैं तो देन यू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ओके। तो आईपीओ इज वन ऑफ द मीन्स वेयर दीज कंपनीज इशू न्यू शेयर्स, या फिर तो फ्रेश इशू जब होते हैं तो वो शेयर में लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो प्राइमरी मार्केट में आप फिर उसका वो लिस्ट हो जाती हैं कंपनियां, और उनमें फिर ट्रेडिंग चालू हो जाती है। तो वो जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो आईपीओ होता है उसका जो प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस से बेटर होता है कि ज़्यादा होता है? नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा सो प्राइस जो आप प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो कोई भी बिजनेस का एक प्राइस है, तो और इंडियंस तो प्राइस हमेशा कम में खरीदना चाहते हैं, तो और जो लोग बेच रहे हैं उन्हें हमेशा ज़्यादा प्राइस चाहिए, राइट? Correct. तो वो हमेशा एक टग ऑफ वॉर रहेगा ही। बट सेबी हैज़ मैंडेटेड सर्टेन गाइडलाइंस, एंड जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं जो ये आईपीओ का प्रोसीजर करते हैं, उनको सर्टेन रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और उनका एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स होता है, और वो एक ऑफर डॉक्यूमेंट करके पब्लिश होता है बिफोर द आईपीओ। तो कोई भी इन्वेस्टर पहले वो ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ सकता है, और उसमें क्राइटेरिया ऑफ किस बेसिस पे वो क्या कंपनी का वैल्यूएशन कर रहे हैं, और फिर उस बेसिस पे वो वैल्यूएशन के बेसिस पे शेयर प्राइस अराइव होता है। अच्छा। तो सो देर इज़ अ मेथड, एंड बट वो सस्ता है या महंगा है ये हम हर आईपीओ पे नहीं बोल सकते, क्योंकि अच्छा। कोई आईपीओ जैसे आई कैन गिव यू अ लाइव एग्जांपल टाइप कि अगर आप पेटीएम का शेयर देखो, तो जब वो लिस्ट हुआ तो ऑब्वियसली देयर वाज लॉट ऑफ बज, बट मे बी कहीं ना कहीं वो शायद थोड़ा ओवर प्राइस्ड हो गया। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रोमोटर ने ऐसा सोचा या इन्वेस्टमेंट बैंकर ने सोचा, बट ऑब्वियसली एक टाइम था, एक मार्केट का रुझान था, तो वो एक एक्स प्राइस पे उन्होंने लिस्ट करने को ट्राई किया, और फिर वो वहाँ से नीचे आ गया। अच्छा। तो इफेक्टिवली जितने लोग वो आईपीओ में इन्वेस्ट किए तो उन्होंने नुकसान किया। हाँ। लेकिन अगर आप ये साल में ही अगर पेटीएम जैसे शेयर को ही देखो, जब वो गिर गए, मेरे ख्याल से शायद 400 450 कुछ लो बनाया, अच्छा। वहाँ से अब वो डबल हो गया। ओके। तो अब जो नया इन्वेस्टर 400 450 में आया होगा उसने तो डबल कर दिया पैसा। तो बात यह है कि आपकी एंट्री एग्जिट मायने रखती है, हाँ। और हर शेयर पे हर आईपीओ पे अप्लाई करना भी सेंस नहीं बनता। कभी कभी वेट एंड वॉच करना इज गुड आइडिया। हाँ, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको आईपीओ में से ही खरीदना चाहिए। हाँ, और वो लॉटरी सिस्टम है तो हर टाइम आपको लगता भी नहीं है, अच्छा। क्योंकि बहुत अच्छा आईपीओ और अच्छे प्राइस पे आया है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो फिर वो लॉटरी सिस्टम में ही जनरली एलोकेट होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो आईपीओ का अलॉटमेंट आए। तो उसलिए फिर आप रुक सकते हैं, और अच्छी कंपनी है, कभी अच्छे प्राइस पे मिल जाएगी तो आप ले सकते हैं। सो आपका कहना है कि आईपीओज में से खरीदना ज़रूरी नहीं है, बट
आईपीओ आने के बाद जो भी स्टॉक की वैल्यू है उसको इवैल्यूएट करके आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से खरीद सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो इनफैक्ट आप जब स्टॉक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप कितने स्टॉक लेना चाहते हैं, राइट? आप यू कांट हैव मोर देन, आई मीन जनरली आई थिंक 20-25 स्टॉक से ऊपर आप रखोगे तो आप इतना बिजनेस एनालिसिस, इतना अंडरस्टैंडिंग, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको हर कंपनी के बारे में हर चीज़ जाननी है, ठीक है? एंड देर इज़ नो हार्म कि अगर आपको किसी ने सजेस्ट किया है ये स्टॉक खरीदो, तो लोग बोलते हैं ना टिप दे दो, ये दे दो, वो टू एन एक्सटेंट अगर आपको कोई अच्छा रिकमेंडेशन कोई दे रहा है, कोई पहचान वाला है, कोई जो स्टडी करता है मार्केट या कुछ उनको आइडिया है स्टॉक्स का, तो अगर आपको कोई बता रहा है तो देर इज़ नो हार्म, आप खरीदिए वो स्टॉक। बट आप बहुत ज़्यादा स्टॉक्स ऐसे नहीं खरीद सकते रैंडमली। तो आप एक पोर्टफोलियो जब बिल्ड करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में हमने एक अभी सीमा बनाई कि 6 से 8 से ऊपर नहीं होने चाहिए, 8 एक आउटर लिमिट रख लेते हैं लेट्स से, एंड वैसे ही स्टॉक पोर्टफोलियो में आप 20-25 स्टॉक ऑन द आउटर लिमिट रखिए, मिनिमम टू मिनिमम शायद 10-12 स्टॉक अगर हो तो अच्छा है। ओके तो दैट्स हाउ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। ओके जब आप स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं तो आईपीओ अगर अच्छा है, प्राइस अच्छा है, तो आप ज़रूर आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिए। अगर अलॉटमेंट मिलती है तो इट्स ग्रेट, नहीं मिलती तो अगर आप लिस्टिंग के बाद देखिए कैसे प्राइस हैं, अगर वो प्राइस पे आपको लगता है कि अभी भी ग्रोथ है, अभी भी प्राइस अप्रिसिएशन हो सकता है, आप ले सकते हैं। अदरवाइज ऑल्सो देर आर बहुत सारी कंपनीज हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो मतलब मार्केट हर टाइम मौके देता है, ओके हर टाइम आपको मौके मिलेंगे, कोई आपकी रेस कहीं छूट रही नहीं है, देर इज़ नो फोमो। ओके आप अगर धैर्य रखेंगे और आप पैसा बना सकते हैं मार्केट में, एंड इंडियन मार्केट इज़ अ ग्रेट मार्केट टू इन्वेस्ट, तो आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो बेसिकली आपका कहना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर दे बेटर देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स? सो जनरली अब प्रॉब्लम ये है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से भी ज़्यादा ये है कि आप पैसा निकाल के, अगर कोई चीज़ अच्छी चल रही है तो उसको निकाल के आप री इन्वेस्ट करोगे कहाँ, राइट? तो आप एक कंपाउंडिंग का जो स्टोरी है वो किक कब होता है, राइट? हम तो अभी जैसे स्कूल में हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाते थे, तो कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट है वो लंबी अवधि में ही आएगा, अच्छा वो छोटे 1-2 साल के इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा। हाँ, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, आई वुड से कि एनीथिंग लेस देन 1 ईयर जो टैक्स लॉज हैं उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, एनीथिंग मोर देन 1 ईयर इज लॉन्ग टर्म। इफ़ यू आस्क मी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, आई थिंक एनीथिंग 2 साल या 3 साल से नीचे अगर आप करें तो वो शॉर्ट टर्म है, अच्छा 3 साल से ऊपर इज जनरली आपका लॉन्ग टर्म। ओके तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप 3-5 साल या उससे ऊपर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो टेक्निकली एक लॉन्ग टर्म होता है, ओके दैट इज द डिफरेंस। ओके व्हाट इज SWP? SWP इज सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। ओके तो आपने एक कॉर्पस है, एक पूंजी है, आपने वो पूंजी कोई म्यूचुअल फंड में रखी, और म्यूचुअल फंड में ये एक सुविधा है कि आप एक सिस्टमैटिकली उस म्यूचुअल फंड से मंथली या जैसे आपको चाहिए आप वैसे उस पर पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ओके सो लेट्स से मंथली चाहिए या क्वार्टरली चाहिए, शायद उसमें और ऑप्शंस भी हैं, तो आप वो कॉर्पस या वो पूंजी को आप ऑन अ रेगुलर बेसिस थोड़ा थोड़ा निकाल अच्छा सकते हैं। जैसे तो आप एक तो वो रेगुलरली ग्रो भी हो रहा है, ओके तो जो ग्रोथ हो रही है उसमें से थोड़ा आप बोल रहे हैं कि यार मेरा जो खर्चा है निकलते रहे, तो काफ़ी लोग करते हैं जिनके पास थोड़ा पूंजी होती है जो नहीं invest- बेसिकली ये SWP रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से अच्छा होता है, समथिंग लाइक दैट। हाँ, टू एन एक्सटेंड आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि बिकॉज सपोज कोई रिटायर हुआ है, उन्हें जनरली रिटायरमेंट में काफ़ी अच्छा पैसा आता है, लेट्स से 50 लाख 1 करोड़ पता नहीं, तो अगर इतना अच्छा अमाउंट है तो आप उसका क्या करेंगे? या तो आप
कोई प्रॉपर्टी लो या उसको रेंट पे लगवाओ और वो रेंट से आप अपना जीवन चलाएंगे, या फिर अगर आपको कोई एफडी करनी है या कोई डिपॉजिट करना है तो उसमें एक परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है और वो आप यूज़ करते हैं और उससे आप खर्चा करते हैं ऑन अ मंथली बेसिस। सेम वे म्यूचुअल फंड में ये ऑप्शन खोला गया है कि अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाना है और थोड़ा ज़्यादा रिस्क भी लेना है तो आप उससे सिस्टमेटिकली आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो अगर आपने अच्छा। 1 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट किया, सपोज कोई बैलेंस फंड में किया और वो 1 साल बाद 1 करोड़ 12 लाख हो गया, तो टेक्निकली अगर आप उससे हर महीने 1-1 लाख रुपए निकालें तो आपका तो 12 लाख आपके हाथ में आ गया और 1 करोड़ का 1 करोड़ है, ओके, राइट। तो आपने इनकम जो बनाई वो आपने यूज़ कर लिया अपने खर्चे के लिए। करेक्ट। और मतलब इट्स जस्ट एन ऑप्शन, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको SWP करना है। ओके, आप मंथली एक रिडेम्पशन फॉर्म भी भर के 1-1 लाख रुपए निकाल भी सकते हैं। सो दिस इज ऑपोजिट ऑफ SIP जिसमें आप उसमें इन्वेस्ट करते जाते हैं, हाँ इसमें हाँ, आप एज एग्जैक्टली, पर योर नीड आप निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, इन अ सिस्टमैटिक वे, ओके। दैट्स द। अच्छा, हमें बताइए कि एज वाइज इंसान को कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हाउ मच शुड यू इन्वेस्ट इन द एज ऑफ 30, देन 40, देन 50? तो ये काफ़ी, हाँ, इसको सिंपली इफ़ आई हैव टू आंसर 30, 40, 50, राइट। Yeah. तो लेट्स से 100 में से 30 निकालो, 70 बचा, तो आप 70% तो इक्विटी कर ही लो एट 30 की एज। अच्छा, अच्छा, ओके। तो और 30% आप डेट कर लो, मतलब एक जस्ट टू गिव यू बॉल पार्क सिंपल आंसर। तो अगर 40 है तो 100 में से 40 निकालिए, 60 बचा तो 60 आप इक्विटी में लगाओ और 40 आप डेट में लगाओ, और 50 की एज में आप 50-50 कर दो। अच्छा, ओके। हैविंग सेड दैट, डिस्क्लेमर ये है कि मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इक्विटी में तो सो एट वट एवर एज इट इज़ मोर इक्विटी, बट हर आदमी को अपने हिसाब से जो उसे ठीक लगता है वैसे करना चाहिए। बट 30, 40, 50 का एक सिंपल फार्मूला ये भी हो सकता है कि आप 100 से माइनस कर लो अपनी एज और जो बैलेंस है वो आपका इक्विटी बना दो और जो दूसरा भाग है वो आप डेट में डाल दो, अच्छा, या अपनी एज का जितना है वो आप डेट में डाल दो और 100 से माइनस करके जो बैलेंस बचा वो आप। सो बेसिकली थोड़ा आपको डेट में रखना चाहिए टू बी ऑन अ सेफर साइड प्रोबेबली, और बाकी इक्विटी में क्योंकि उसमें रिटर्न्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं यूजुअली। हाँ, आज की डेट में एक बैलेंस्ड प्रोफाइल इज़ अ गुड प्रोफाइल, मतलब 50-50 इज़ नॉट अ बैड प्रोफाइल एट ऑल। ओके, तो टू बीइंग वेरी कंजर्वेटिव इज ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट, ओके, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन है, राइट, महंगाई है, तो महंगाई अगर 7-8% है तो, और ये तो अभी पब्लिश नंबर 6% आती है या जो भी आती है, बट हमें पता है कि एक्चुअल महंगाई इज़ नॉट ओनली जो बास्केट हम देख रहे हैं, क्योंकि उसका बास्केट ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेशन इज़ डिफरेंट, बट हम जो कंज्यूम करते हैं वो चीज़ें कभी कभी और ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। ओके, तो एक्चुअली महंगाई बहुत जल्दी इट पिंचेस यू। ओके, तो अगर आप 6% या 7% में इन्वेस्ट करके रखोगे एफडी में 8% में, तो टेक्निकली आपका वो वैल्यू ऑफ मनी तो कम होते जा रहा है सालाना। अच्छा, तो आपको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एटलीस्ट कुछ तो रिस्क लेके इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ओके, और आपके लिए जो सबसे अच्छा अवसर है वो इंडियन इक्विटी मार्केट ही है फिलहाल। ओके, आई मीन वी आर ब्लेस्ड एक्चुअली, अगर आप पूछें तो बहुत सारे मार्केट्स हैं वर्ल्ड में, लेकिन देर आर वेरी फ्यू मार्केट्स, स्पेशली जो स्टॉक मार्केट्स हैं, जिन्होंने जनरेशनल वेल्थ क्रिएट किया है, ओके, और इंडिया उसमें से एक है। ओके। शगुन, हमें बताइए कि हाउ डू यू मैनेज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट? पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी सिंपल है। अच्छा, तो जैसे कि अगर आप देखिए, आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हमने वो मल्टी एसेट क्लास का बात किया था, मल्टी एसेट क्लास फंड्स जो आ गए, तो वो कर क्या रहे हैं, अल्टीमेटली वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं पोर्टफोलियो। दूसरी चीज़, तो मतलब वो
इक्विटी में भी डाल रहे हैं, डेट मार्केट में भी थोड़ा पैसा लगा रहे हैं, गोल्ड में भी लगा रहे हैं, रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी लगा रहे हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है कि कोई एक सिंगल एसेट क्लास में अगर आपने पैसा नहीं लगाया। दूसरा टाइप का डाइवर्सिफिकेशन वो क्लास के अंदर ही, जैसे इक्विटी में, जैसे अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो क्या आप एक ही शेयर खरीदेंगे या एक इंडस्ट्री का ही खरीदेंगे? आप उसको भी अलग अलग इंडस्ट्री में लगाएंगे। एक फार्मा कंपनी ले लेंगे, एक आईटी कंपनी ले लेंगे, एक एफएमसीजी कंपनी लेंगे, एक कोई और टाइप की कंपनी लेंगे। तो आप जब पोर्टफोलियो भी बनाते हैं, आप सारी बैंकिंग की कंपनी नहीं लेंगे, सारी आईटी कंपनी नहीं लेंगे। तो वो डाइवर्सिफिकेशन होती है, उससे इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन होती है। सो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड, एक कोई भी लार्ज कैप फंड भी अगर आप लेंगे तो उसमें कम से कम 40-50 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाता है। ओके। सो जनरली ये सारे जो म्यूचुअल फंड के जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन है वो तो डाइवर्सिफाइड हैं काफ़ी हद तक। आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन का जो ध्यान जिसको रखना है वो जब वो पर्सनल पोर्टफोलियो बना रहा है तब। ओके। उसमें थोड़ा ये है कि अगर आप स्टॉक पोर्टफोलियो बना रहे हैं तब आपको ये देखना है कि मेरा पोर्टफोलियो कितना गवर्नमेंट बेस्ड कंपनीज में है, कितना प्राइवेट कंपनीज में है, कितना फाइनेंशियल्स में है, कितना आईटी में है, कितना फार्मा में है। कोई भी एक सेक्टर को कोई सीवियर इम्पैक्ट होगा तो आपका ऐसा ना हो कि बहुत सारे स्टॉक्स उसमें पिट जाएं, तो आपको वहाँ पे लॉस हो सकता है बड़ा। ओके। तो डाइवर्सिफिकेशन रिस्क ज़्यादा एक स्टॉक पोर्टफोलियो वाले को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। म्यूचुअल फंड वाले को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अगर वो ये 2-4 जो एसेट क्लास हमने बात की थी उसमें अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, या इवन अ बैलेंस फंड वाले को ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक बैलेंस फंड इज एनीवेज डाइवर्सिफाइड इन इक्विटी एंड डेट। ओके। सो इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इट्स द, जैसे हमने बोला ना कि आप कितना परसेंटेज कोई एक पर्टिकुलर एसेट क्लास को दे रहे हैं, तो जेंस 50-50 जैसे हमने इक्विटी डेट बोला, या फिर अगर आप मल्टी एसेट करो तो 25%, 25%, 25%, 25%। सपोज आपने 25% रियल एस्टेट में लगा दिया, कोई दुकान ले लिया, कोई फ्लैट ले लिया, वहाँ से आपको रेंट आ रहा है, वो एक आपका सपोज 25% इन्वेस्टमेंट जो आप घर पे रह रहे हैं वो नहीं, 25% आपने कोई इक्विटी फंड में लगा दिया, 25% कोई डेट फंड में लगा दिया, 25% आपने गोल्ड और ऑफशोर फंड में लगा दिया, जैसे नैस्डैक बेस्ड फंड्स। तो यू कैन डाइवर्सिफाई रिस्क इजीली। तो दूसरी चीज़ मैं ये बोलना ज़रूर चाहूँगा आपके माध्यम से कि हर इन्वेस्टर को एक ऑफशोर फंड ट्रैक करना चाहिए। कोई तो एक, भले वो नैस्डैक हो या S&P 500 हो, जो ऑफशोर फंड्स होते हैं स्पेशली यूएस बेस्ड फंड्स, उन पे थोड़ा ध्यान दें, ज़रा ट्रैक करें। इट गिव्स अ डॉलर एडवांटेज ऑल्सो एंड इट डाइवर्सिफाइज। तो उसका कोरिलेशन काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू, मतलब आप इंडिया मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा फ्लेवर के लिए ऑफशोर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, गोल्ड या सिल्वर ETF जैसे, इनमें भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन देते हैं पोर्टफोलियोज में। ओके। तो जो 8 फंड मैंने बोले उसमें ये 1-2 फंड आप ऐड कर सकते हैं। ओके। एक और नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी आई है ओके। विच इज़ फैक्टर फंड्स। अच्छा। तो जैसे मोमेंटम बेस्ड फंड्स आए हैं, लो वॉलेटिलिटी बेस्ड फंड्स हैं, वैल्यू बेस्ड फंड्स हैं। तो ये सारे भी आजकल के जो नए ट्रेंड्स हैं उनके बेसिस पे ये फंड्स लॉन्च हुए हैं, तो उस पर भी आप ज़रूर ध्यान दीजिए। तो अब जब आप अपने 7-8 फंड प्लान कर रहे हैं, जैसे एक ऑफशोर फंड देख लीजिए, एक कमोडिटी बेस्ड या बुलियन बेस्ड फंड जैसे मैंने गोल्ड ETF या सिल्वर ETF टाइप Okay. जो ऑप्शंस बताए, एक आप फैक्टर फंड, 1 या 2 फैक्टर फंड भी ढूंढिए उसमें, ओके। कुछ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बट सारी कैटेगरीज में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ओके। तो आप अगर लार्ज कैप कर रहे हैं तो फिर लार्ज एंड मिड कैप भी मत कीजिए, तो मिड कैप कर रहे हैं तो फिर, और वैल्यू कर रहे हैं तो फिर फोकस भी करना है, फिर कॉन्ट्रा भी करना है, इतने सारे कैटेगरी में आप नहीं कर सकते।
कुछ कैटेगरीज पे काम कीजिए और वो कुछ कैटेगरीज के एक दो फंड ही करिए। ओके। तो अब उसमें भी आपको ये नहीं है जो बेस्ट फंड है वो उसी में, वो आज का बेस्ट कल का शायद बेस्ट फंड ना रहे। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर Okay. आप गूगल पे भी सर्च देखोगे सब लोग टॉप परफॉर्मिंग फंड ढूंढते हैं। तो आपको एक्चुअली गूगल में ये ऑप्शन नहीं है ना, हाउ हम कैसे बताएं कि हु व्हाट विल बी द टॉप परफॉर्मिंग फंड फंड 3 years लेटर। राइट। तो ये किसी नहीं पता। बट जनरली यू शुड नॉट ओनली फोकस ऑन टॉप परफॉर्मिंग फंड, आप ऐसे फंड ढूंढिए जो लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं अच्छा। और जो 3 5 साल 10 साल की अवधि में आपको टॉप क्वार्टाइल में आ जाए। तो उतने मतलब आपको चेस नहीं करना है बहुत ज़्यादा। ओके। एंड जो गिरते हुए मार्केट में चढ़ते हुए मार्केट में एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं वो फंड्स आर सीजन्स बेस्ट, ऑल सीजन फंड्स रहते हैं। तो वो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी पैसा बना के देते हैं। ओके। वॉलेटाइल मार्केट को आप कैसे हैंडल करते हैं? आप टीवी बंद कर दो। सो वॉलेटाइल मार्केट में आप आई थिंक अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए अच्छा। कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सही टाइम पे हुई है, सही स्टॉक पे हुई है, सही म्यूचुअल फंड में आपने लिया है, आपको पता है कि मुझे तो कल पैसा चाहिए नहीं है, तो फिर क्या है, फिर तो कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हाँ। बट हाँ, अगर ऐसा है कि आपने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर ली कुछ जल्दीबाजी में और उसमें आपने सोचा था आप जल्दी पैसा बनाएंगे और सडनली कुछ चेंज हो गया मार्केट में, बहुत वॉलेटाइल हो गया, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू कट योर लॉसेस फास्ट। तो जो है वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा क्या बिकॉज बिकॉज ये सिचुएशनल है। हाँ, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वॉलेटाइल मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो हैंडल कर सकते हैं, लेकिन यंग इन्वेस्टर्स जो हैं जो सडनली ऐसी चीज़ों से बहुत शॉक में आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या आप एडवाइस देंगे? नहीं, आई थिंक शॉक में वो थोड़े टाइम के लिए आते हैं बट ये सब सीखना पड़ता है। हम अच्छा। साइकिल चलाते हैं, गिरते हैं स्टार्टिंग में, तो स्टॉक मार्केट में लॉस होता है तो हम सीखते हैं। सबने लॉस किया है। हाँ, आप जब भी स्टॉक लोगे स्टॉक नीचे ही जाता है, ऐसा हमें सबको यही लगता है। जब हम स्टॉक बेचते हैं स्टॉक ऊपर चले जाता है। राइट। सबके साथ होता है ये। हाँ। तो इसमें ये नॉर्मल है, ये इसमें किसी से इतना कुछ डरने की बात नहीं है। अच्छा। वॉलेटिलिटी मार्केट का एक वो है, यू हैव टू लिव विद इट। अच्छा। वो आएगी, आपको सिर्फ खड़े रहना है वहाँ पे। ओके। आई थिंक दैट्स सो या डोंट स्ट्रेस। अगर आपने सही इन्वेस्टमेंट किए तो बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कुछ और पैसा है तो आप लगा सकते हैं। अच्छा। तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। Correct. What are your thoughts on alternative investments like cryptocurrency and private equity और ये सब में? हाँ, सो वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, क्रिप्टो, दीज आर न्यू इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। Okay. तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो आप उसको इवेल्युएट कीजिए। सो देर इज़ नथिंग रॉन्ग। ठीक है, लोगों ने क्रिप्टो में भी पैसा बनाया है और बहुत लोगों ने गंवाया भी। अच्छा। तो सो बी केयरफुल बट डोंट गो ऑल आउट। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि ज़रा आप पैसा लगा रहे हैं तो आप देखो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो थोड़ा फ्लेवर लेने के लिए अगर आपको करना है तो आप कीजिए। देर इज़ नो नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दैट। अंडरस्टैंड द लॉज ऑल्सो कि क्रिप्टो कहाँ कितना अलाउड है, क्या टैक्सिंग है, टैक्सेशंस हैं, तो वो आप देख लीजिए। बट हम we don't have much exposure in crypto through India. I think somewhere India is not participating in the crypto story to an extent. Okay. There was a time when a lot of Indians have invested, but I think अब काफ़ी unlike what is happening abroad, उतना तो नहीं है इंडिया में। Right. बट एंड बिटकॉइन या जो भी आप क्रिप्टो करेंसी देखें तो ऊपर ही जा रहे हैं। अच्छा। तो बट ठीक है, वो नीचे भी आते हैं ऊपर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आई थिंक व्हेन यू विल हैव ओपन रेगुलेशंस अबाउट इट, इट विल बी इवन बेटर टू इन्वेस्ट। सो लेट्स सी हाउ इट प्लेस।
विद रिस्पेक्ट टू वेंचर कैपिटल, प्राइवेट एक्विटी, ये काफ़ी टाइम से इंडिया में है। इसमें बहुत तरह के ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत तरह के। तो ये एवोल्यूशन है मार्केट में, और ये होते रहेगा इवॉल्व। यहाँ पे अगर आप फंड स्ट्रक्चर के थ्रू जाएंगे तो थोड़ा बेटर है, अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा रिस्की। अच्छा। तो जैसे स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स या ये जो, तो आजकल काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ से लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो एक कम्युनिटी होती है, मुंबई एंजल करके कम्युनिटी है, या वी कैट्स करके कम्युनिटी है, ऐसे बहुत तरह, वेंचर कैटलिस्ट करके कम्युनिटी, ऐसे बहुत कम्युनिटीज़ हैं जहाँ से लोग इन्वेस्ट करते हैं 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए, और एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, विच इज़ लाइक अ वेंचर कैपिटल। तो बट देर आर लॉट ऑफ फंड्स ऑल्सो, सो दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग इंडस्ट्री अच्छा। ऑफ प्राइवेट एक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड्स। अच्छा। तो वहाँ पे मिनिमम्स आर 1 करोड़ एंड अबाव, वो Okay. फंड के थ्रू। तो अगर आपका पोर्टफोलियो अलाउ करता है तो आप कीजिए, बट आई वुड से कि अगर आपका 10 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो है तो डेफिनेटली यू कैन लुक एट इट। अच्छा। उससे कम है तो फिर थोड़ा रिस्की ज़्यादा है। हाँ, मतलब इतना रिस्क लेंगे कि आप, वो भी डिपेंड करता है। करेक्ट। तो जनरली जिनके पास ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो हो जाता है वो कुछ 10-15% ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हैं, ओके। बट इट्स अ गुड बिग मार्केट। So Shagun, how do you see technology and innovations influencing the global markets today? I think it has been influencing the global market since a long time. Like Okay. innovations in a lot of things keep happening, right? हमने innovation of television देखा, to you know, we have seen mobile innovations, seen, so ये तो होते रहेंगे। Correct. And even if you see drug discovery, medicines में innovations आए, या R&D होता है, तो ये हर इलेक्ट्रिक फील्ड कार्स में, आ गई, बहुत गाड़ियों सारी में, चीज़ें आ गई। तो ये तो इट ऑलवेज इम्पैक्ट्स द मार्केट। अब वो गुड वे बैड वे वी डोंट नो। अब जैसे आज की डेट में टेस्ला, राइट, इज बीन द फ्रंट रनर फॉर ईवी। कुछ दशक पहले, 30-40 साल पहले, 50 साल पहले भी शायद ईवी बैटरी, ईवी कार्स थी हाँ। जो ओके। लोगों ने टेस्ट की, बट उसकी वायबिलिटी नहीं थी। अच्छा। जब इलॉन मस्क ने टेस्ला को एक नए रूप से, एक नए स्ट्रैटेजी से उन्होंने जब पिच करके लोगों से, इन्वेस्टर्स से पैसा लेके एक लार्ज स्केल मॉडल बनाया, तो लोगों ने एक्सेप्ट किया। करेक्ट। ऐसा नहीं था कि ये कोई कल डिस्कवर हुआ है ईवी या इलेक्ट्रिक व्हीकल, ओके। तो ये पहले भी था, लेकिन उसका वायबिलिटी नहीं था। राइट। आई थिंक इंडिया में ही महिंद्रा रेवा करके एक छोटी सी गाड़ी आती थी जो टेस्ला से बहुत पहले आई थी। जी। तो ऐसे टाइप के मतलब इनोवेशंस होते हैं, बट एक टाइम होता है जब वो एकदम ग्रैंड स्केल पे आ जाते हैं। तो Right. टुडे टेस्ला इज अ मार्केट लीडर इन दैट स्पेस, बट नाउ ऑल द अदर कंपनीज आर आल्सो डूइंग इट। इट्स अ ट्रेंड शिफ्टर, और it's probably there is space for that, and it is gonna happen and it will impact the market. ओके। जैसे AI है, या हम बात करते हैं कि AI आ जाएगा तो लोगों की ज़रूरत नहीं रहेगी, राइट। बट फिर वो कहीं ना कहीं उसकी दूसरी चीज़ें, दूसरी रिक्वायरमेंट्स भी आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम रोबोटिक और ऑटोमेटेड हो जाएगा। करेक्ट। या। सो दीज कीप हैपनिंग, एंड हर दूसरे तीसरे साल एक नई टेक्नोलॉजी हम सुनते हैं। Right. थोड़े साल पहले हम क्रिप्टो की बात कर रहे थे, Right. या बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज आते रहते हैं। तो अभी AI की बात चल रही है, और 2-3 साल बाद कुछ और बात चलेगी। करेक्ट। तो ये तो होता है। ओके। आपके हिसाब से इन्वेस्टर्स की मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं? मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स इन्वेस्टर्स की ये होती है कि अगर आपने थोड़ा डिसिप्लिन नहीं है, अच्छा। मकसद बहुत लोगों में नहीं होता है डिसिप्लिन, इट्स नॉट इजी। तो डिसिप्लिन एक रखना इम्पॉर्टेंट है।
कभी कभी इन्फ्लुएंस होके हम चीज़ें करते हैं, हर्ड मेंटालिटी में चीज़ें करते हैं, फोमो में कभी कभी करते हैं कि यार उसने ये ले लिया, उसने इतना पैसा बना लिया, मैं भी बना लेता हूँ। तो वो नहीं करना है, अपना डिसिप्लिन रखो। बट ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, इसमें कोई मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत है, होता है तो ठीक है, बट आप सीख लीजिए उससे। तो जैसे अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की और आपने उस पर स्टडी नहीं की, आपको पता नहीं है, या किसी ने आपको बोला और आपको ये भी नहीं पता कि उस बंदे को उस बारे में कितना पता था, आपने ले लिया, मार्केट गिर गया, स्टॉक पिट गया, आपका लॉस हो गया। तो देन नेक्स्ट टाइम आप फिर कोई अगर आपको वो बंदा, स्पेशली वो बंदा बोलेगा तो आप सोचोगे, और कोई और बोलेगा तो भी आप सोचोगे। तो ये है। दूसरी बहुत कॉमन मिस्टेक एक आज की डेट में एक और कॉमन मिस्टेक ये भी हो रही है कि लोग कोई भी वैल्यू पे कोई भी शेयर खरीदने के लिए रेडी हो गए हैं। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा है कि अब के मार्केट में ऐसा हो रहा है कि लोग प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, एक कॉमन पी मल्टीपल बोलते हैं, तो लोग 100 पी, 150 पी, 200 पी पे भी लोग स्टॉक्स खरीद रहे हैं। अच्छा। क्योंकि आप जो नैरेटिव चल रहा है मार्केट में स्टॉक का कि यार ये एक फलाना कंपनी है और उसमें आप ये तो 200 मतलब ये अभी 10 गुना होने वाली है, करेक्ट करेक्ट। तो इसका 200 पी कुछ आप अभी देखिए मत, आप वो ले लीजिए और वो 10 गुना होने वाली है। करेक्ट। तो प्रॉब्लम ये होगी कि एक क्रेज चल रहा है मल्टी बैगर फाइंड करने का, और हर आदमी को पैसा 5-10 गुना करना है, कल ही करना है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इतना बड़ा लॉटरी सिस्टम तो है नहीं कि Correct, आप correct. अगर इतना होता तो फिर वो जो जिसकी कंपनी है उसको भी पता होना चाहिए, तो वो दुनिया का सारा पैसा लेके वो भी अपना पैसा 10 गुना ही कर लेगा। राइट। तो इतना इजी नहीं है। तो आई थिंक एक ये है कि ये वाली मिस्टेक तो आप थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि अगर आप बहुत महंगे में कंपनी खरीदते हैं, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, डीमार्ट में मैंने भी इन्वेस्ट किया था जब आईपीओ आया था, 300-400 का शायद आईपीओ था, आज 3700-4000 का स्टॉक है, तो 10 गुना है आईपीओ प्राइस से। उसके बाद जब लिस्ट हुआ तो डबल हो गया था सेम डे, और कुछ 1000-1200 तक वो चलते रहा, तो 3 या 4 गुना तो लिस्टिंग के बाद ही हो गया। तो भी मैंने खरीदा। ओके। ठीक है, तो मुझे तब वो स्टोरी लगी कि यार ये तो बेस्ट मैनेजमेंट, ग्रेट फ्रेंचाइज एंड यू नो एक्सपेंशन करते रहो इंडिया में, आप डीमार्ट में पैसा तो बनाओगे। करेक्ट। तो 1200 में भी खरीदा, लेकिन वही स्टॉक 2020 में मेरे ख्याल से कहीं तो 2020-21 में 5000 रुपये का था, तो एट इट्स पीक। टुडे दैट सेम स्टॉक 4 years later इज एट 3700। ओके। तो 1400 नीचे आ गए, 1000-1200 का लॉस है अगर कोई 2020-21 में आया। वो क्यों हुआ? क्योंकि 2020-21 में वो 100 मल्टीपल पे चल रहा था। तो आप जो आज 100 मल्टीपल पे लोगे, वो आपको 3-4 साल में पैसा नहीं बना के देगा बहुत इजीली। अच्छा। तो साइडवेज जा सकते हैं स्टॉक्स। तो आप 100, 200, 300 मल्टीपल, मतलब आपको वो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वो कंपनी में उतनी ग्रोथ होनी चाहिए कि आप क्यों इन्वेस्ट करें। सो बेसिकली आपका कहना है एक कि अच्छी कंपनी में भी ऐसा हुआ है, हाँ ऐसा करेक्ट, होता है। मतलब सही टाइम पे निवेश करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सही टाइम और सही दाम। कंपनी, हाँ वही सही टाइम मतलब सही हाँ, प्राइस हाँ, पे सही प्राइस पे। इन्वेस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो उससे ही आपको फ़ायदा मिलेगा, ना कि सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ये बहुत अच्छी कंपनी है। क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, अगर वही ढूंढोगे और वो बहुत अच्छी कंपनी इतनी महंगी है, तो फिर आप पैसा कैसे बनाओगे? राइट। तो थोड़ा वो कॉमन सेंस ये है, थोड़ा आप स्टडी। पैसा बनाओगे कैसे? सस्ते में खरीदोगे, महंगे में बेचोगे, तो ही आप पैसा बना। आप महंगे में खरीदोगे, आपसे और कोई बड़ा महंगे खरीदने वाला होना चाहिए, तो आप पैसा बना सकते। लेकिन वो तेजी के मार्केट में होता है, लेकिन मंदी के मार्केट में ऐसा नहीं होता। तेजी में तो हर आदमी सब कुछ खरीदना चाहता है, Right. लेकिन जिस दिन पैसा मार्केट से निकलता है, तो उस दिन तो फिर आपने महंगी चीज खरीदी है, तो आप किसको बेचोगे? राइट। तो देन यू हैव टू सिट विद इट।
तो सही वक्त सही प्राइस पे निवेश करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, थोड़ा मतलब एफर्ट डालो, थोड़ा एटलीस्ट पढ़ो कि अगर आप 100 पी पे भी लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका जस्टिफाई कैसे कर रहे हो वो आपका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो कंपनी में उस तरह की ग्रोथ अगर विजिबल है, या अगर आपको लगता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आपको लगता है, शायद लोगों को नहीं पता, आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो आप कीजिए इन्वेस्ट। What is the landscape of investments in the next 5 to 10 years according to you? तो लैंडस्केप इन द सेंस आप मतलब एनीथिंग विच यू वांट टू अंडरस्टैंड। बेसिकली आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 5 टू 10 इयर्स इन्वेस्टमेंट मार्केट कहाँ पहुँच सकता है या कहाँ जाएगा, या किस चीज़ों में इन्वेस्ट करना इम्पोर्टेंट है? नहीं तो लैंडस्केप तो अभी बहुत, अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो हमारा मार्केट है काफ़ी वेल रेगुलेटेड है, वेल गवर्नड है। हमारे यहाँ पे काफ़ी सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके बहुत सारी कंट्रीज़ में आप इतने सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ओके तो एक बहुत डाइवर्सिफाइड पूल है हमारे पास इंडिया में, और हमारे पास हाई ग्रोथ कंपनीज हैं। रिस्क भी है थोड़ी कि ग्रोथ थोड़ी स्लो हो रही है, ऐसा थोड़ा नज़दीक लास्ट 1-2 क्वार्टर में ऐसा फील आ रहा है कि थोड़ा ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है। राइट बट होपफुली गवर्नमेंट कुछ चीज़ें लाएगी तो उससे ग्रोथ मोमेंटम रहेगा। बट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लैंडस्केप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये यहाँ से और बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। अच्छा ये मतलब हम कल्पना नहीं कर पाएंगे कि ये कितना बड़ा मार्केट होगा। अच्छा देखो बहुत सिंपल है हम 3 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, अगर हम 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी है बन जाएंगे कभी, तो जो बोल रहे हैं, और 10 के बाद भी यू विल ग्रो, तो यहाँ से तो 3 गुना तो आपकी इकोनॉमी बढ़ गई, राइट। 3-4 ट्रिलियन से आप 10-12 ट्रिलियन अगर आप जा रहे हैं तो आपकी इकोनॉमी 3 गुना हो गई, तो आपका स्टॉक मार्केट भी उतना ही बड़ा होगा। तो वो तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है, राइट। तो बहुत बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में है और आएगा। करेक्ट और आप सिर्फ थोड़ा ध्यान लगा के इन्वेस्ट कीजिए, एंड आई थिंक वी ऑल आर डूइंग आर बिट। सब लोग जो ये देख रहे हैं, वी आर पार्ट ऑफ दिस ग्रोथ, एंड we will all benefit. We'll just do our work, and I think and make profits. world has realized the the strength Right of India. right as a country. Yeah. So that's the great thing. So keep investing, keep making money, Right. stay for long term, and yeah, that is what it is from our side. थैंक यू। कुछ और टिप्स आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स के? कोई स्टॉक टिप तो नहीं दे सकता, ओके तो बट जैसे मैंने कहा, राइट सिंपल पोर्टफोलियो, गिने चुने आप फंड्स रखिए, Right. 3 से 4 म्यूचुअल फंड मिनिमम, Right. 8 म्यूचुअल फंड ऑन द मैक्सिमम। लेट्स ट्राई विद दैट। अगर आपको थोड़ा 1-2 ऊपर भी होता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सारी कैटेगरीज में आप इन्वेस्ट मत कीजिए, और सही टाइम पे निवेश कीजिए। स्टॉक्स जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं करेक्ट तो थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जी। देयर इज़ नो हार्म अगर आपको कोई सजेस्ट करता है कि ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, अगर वो बंदे ने थोड़ा होमवर्क किया है और वो आपको लगता है कि हिज हैव दैट नैक, तो आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है मार्केट में अवेलेबल। बड़े बड़े लोग जो खरीदते हैं स्टॉक्स, वो सब अवेलेबल है मार्केट में। कौन सा फंड क्या लेता है, कभी कभी वो भी आ जाता है। बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो मार्केट के हैं, वो लोग स्टॉक्स खरीदते हैं, वो भी आप देख सकते हो। और बहुत लोगों ने कॉपी करके भी पोर्टफोलियोज में बहुत पैसा बनाया। अच्छा तो ऐसा नहीं है कि आपने अपने ही कुछ करना है। तो कभी कभी आप कोई
मंजे खिलाड़ी का भी अगर पोर्टफोलियो थोड़ा समझेंगे और समझेंगे वो क्यों ऐसी स्टॉक्स ले रहे हैं, तो भी इट्स नॉट बैड. ओके. Cloning is not bad. So you can see कौन से फंड्स क्या लेते हैं. इवन म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो सारे अवेलेबल हैं. तो बस बेसिकली थोड़ी स्टडी, थोड़ा हाइजीन फैक्टर रखो करेक्ट, पोर्टफोलियो जब बना रहे हैं तो डिसिप्लिन रखो एंड पेशेंस करेक्ट. थोड़ी स्टडी, थोड़ी रिसर्च और पेशेंस एंड सबसे इंफॉर्मेशन सब important. अवेलेबल है. करेक्ट. बहुत सारे आपको चाहिए तो हम लिंक्स भेज देंगे जो आप अपने ये पॉडकास्ट के साथ, बहुत सारे ऐसे लिंक्स हैं जो ये इंफॉर्मेशन उनको इन्वेस्टर्स को यूज़फुल रहेंगे, ओके. विच विल हेल्प देम कि ये इंफॉर्मेशन से उन लोग क्या डिसीजन ले सकते हैं. दैट विल बी ईजियर. सो थैंक यू सो मच शगुन. ये पॉडकास्ट फिर से बहुत ही इंसाइटफुल रहा और हमें बहुत सारी नॉलेज मिली कि किस तरह से हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स को किस तरह से सावधानी से इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सब आपने हमें बताया. उसके लिए थैंक यू वेरी मच. Thank you. Hopefully, more people will watch this. Yes. And I will try to bring more and more relevant content for your viewers. थैंक यू. And hopefully it should help people to invest. करेक्ट. थैंक यू सो मच. Thank you. सो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात इन्वेस्टमेंट मैनेजर शगुन खोसला के साथ, जिन्होंने हमें बहुत सारे इंसाइट्स दिए म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में किस तरह से और कब इन्वेस्ट करना चाहिए. पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है और एक होप रखना बहुत ज़रूरी है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें अगर हम सीख जाएं तो वी कैन डेफिनेटली मेक प्रॉफिट्स फॉर आवरसेल्व्स. आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू like, share and subscribe to Pod Talk with Ekta. Thank you.